कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां रोशनी तो 24 घंटे जलती है, लेकिन वहां कभी सुबह नहीं होती। एक ऐसी दुनिया जहां आप हजारों अपराधियों के बीच दबे कुचले रहते हैं, जिनमें से कई ने 50 से ज्यादा मासूमों की जान ली है। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि मध्य अमेरिका के छोटे से देश एल साल्वाडोर की सेंटर फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म नामक जेल की वास्तविकता है। यह जेल सिर्फ एक कारागार नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन है जिसे उन इंसानों को कैद करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने एक पूरे देश को आतंकित कर रखा था। 40,000 से ज्यादा कैदी, कोई प्राइवेसी नहीं, परिवार से कोई संपर्क नहीं और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं। यही है CECOT की दास्तां। इस कहानी के दो नायक हैं। एक है गैंग मारा साल्वाट्रुचा और 18वीं स्ट्रीट गैंग, जिन्होंने दशकों तक एल साल्वाडोर को नर्क बना दिया, और दूसरा है राष्ट्रपति नायब बुकेले, एक युवा, करिश्माई और विवादास्पद नेता जिसने इस गैंग राज को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। आइए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। 1979 से 1992 के बीच एल साल्वाडोर एक भीषण गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था। सरकार और विद्रोहियों के बीच यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि लाखों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ दिया। अमेरिका, खासकर लॉस एंजेल्स, इन शरणार्थियों के लिए एक नई मंजिल बना। यहाँ आकर इन गरीब साल्वाडोरियनों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भेदभाव, नस्लवाद और स्थानीय गुंडों का आतंक। अपनी सुरक्षा के लिए इन युवाओं ने गिरोह, गैंग बनाने शुरू कर दिए। मारा साल्वाट्रुचा, MS-13, 18वीं स्ट्रीट गैंग इन्हीं परिस्थितियों की उपज थी। जो शुरू में सुरक्षा के लिए बना था, वह धीरे धीरे एक संगठित अपराध सिंडिकेट में तब्दील हो गया। ये गैंग इन ड्रग्स, हथियारों और इलाके के कंट्रोल के लिए आपस में लड़ने लगी। लॉस एंजेल्स की सड़कें इनके खूनी संघर्षों का मैदान बन गई। 1996 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इन गैंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हजारों गैंग सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके मूल देश एल साल्वाडोर निर्वासित डिपोर्ट कर दिया गया। अमेरिका की सोच थी कि इससे वहां की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब ये कुख्यात अपराधी एल साल्वाडोर लौटे तो वे वहां पहले से मौजूद स्थानीय गिरोहों के साथ मिल गए। उनके पास अमेरिका का अनुभव और कनेक्शन था। इस संगम ने एल साल्वाडोर में संगठित अपराध को एक नई ऊंचाई दे दी। वे छोटे गिरोह अब एक विशाल, भयानक और अत्याचारी सेना में बदल गए। जब पुलिस भी डरती थी, गैंगों ने एल साल्वाडोर के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वे गांवों और शहरों में हर दुकान, हर बस, हर कारोबारी को उन्हें चंदा देना होता था। जो नहीं देता उसे सरेआम गोली मार दी जाती थी। पुलिस वाले भी उनसे बचकर रहते थे, क्योंकि अगर कोई पुलिसकर्मी उनके रास्ते में आता तो उसे भी मार दिया जाता था। 2015 में एल साल्वाडोर की हत्या दर दुनिया में सबसे ज्यादा थी। प्रति 1 लाख लोगों पर 100 से ज्यादा मर्डर, यानी रोजाना औसतन 18 लोग मारे जाते थे। यह कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि एक देश के खून में डूबने की कहानी थी। हालात इतने बेकाबू थे कि गैंग के लड़ाके सड़क पर चलती बस में आग लगा देते थे, यात्रियों को जिंदा जला देते थे। स्कूलों में बच्चों को भर्ती किया जाता था। गरीब और बेसहारा बच्चों को जबरदस्ती गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर कोई इनकार करता या गैंग छोड़ने की कोशिश करता तो उसे गद्दार ठहराकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गैंग का सदस्य बनने का मतलब था शरीर पर टैटू बनवाना। ये टैटू उनकी यूनिफॉर्म थे, जो उनकी पहचान और वफादारी को दर्शाते थे। लेकिन यह टैटू एक जंजीर की तरह था। एक बार बन जाने के बाद आप उससे बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि यह स्थायी था। यही टैटू बाद में उनके लिए मौत का वारंट साबित हुआ। पारंपरिक राजनीति से अलग नायब बुकेले, जिनके पूर्वज फिलिस्तीन के जेरूसलम से एल साल्वाडोर आए थे, एक अलग तरह के नेता थे। 2019 में राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजधानी सैन साल्वाडोर के मेयर थे। उस समय उन्होंने अपराध से निपटने के लिए सॉफ्ट तरीके अपनाए। सड़कों का सुधार, कॉलेज बनाना, अस्पतालों का विकास। उनका मानना था कि शिक्षा और विकास अपराध को कम करेंगे। लेकिन 2019 में राष्ट्रपति बनते ही बुकेले ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि गैंगों के साथ नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने गैंगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उनका साफ कहना था, अब सहनशीलता नहीं बल्कि सख्ती होगी। कुछ लोगों को शुरुआत में लगा कि बुकेले ने गैंगों के साथ कोई गुप्त समझौता डील कर लिया है, क्योंकि हिंसा थोड़ी कम हुई थी। लेकिन 22 मार्च 2022 को पूरा देश चौंक गया।
गैंगों ने एक ही दिन में 60 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना साबित कर गई कि गैंग किसी समझौते पर नहीं टिके हैं। यह बुकेले के लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने तुरंत देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। आपातकाल के 10 दिनों के भीतर बुकेले सरकार ने देश के नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया। पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। गैंग सदस्यों की पहचान का सबसे बड़ा मापदंड बना टैटू। अगर किसी के शरीर पर गैंग से मिलता जुलता टैटू था तो उसे बिना पूछताछ के गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस ऑपरेशन में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि सेना, मिलिट्री को भी लगाया गया। सैनिकों ने गरीब इलाकों को घेर लिया और संदिग्ध लोगों को मानव ढाल की तरह पकड़ा। महीनों में ही हजारों लोग जेलों में ठूंस दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं कि देश की 2% से ज्यादा वयस्क आबादी सलाखों के पीछे चली गई, यानी करीब 2% लोग कैद हो गए। इतने सारे कैदियों के सामने आने के बाद अदालतें चरमरा गईं। एक जज को एक साथ 900 मामलों की सुनवाई करनी पड़ती थी। जिन लोगों का ट्रायल नहीं हो पाता था उन्हें 1 से 2 साल के लिए बिना सजा के ही जेल में रखा जाता था। जेलें पहले से ही भरी हुई थीं और नए कैदियों को पुरानी जेलों में गाद-गाद तंग करके रखा गया। गिरफ्तारियों की बढ़ती संख्या और पुरानी जेलों में बढ़ती हिंसा को देखते हुए सरकार ने 2023 में एक विशाल मेगा जेल बनाई, CECOT। इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म। यह जेल 110 एकड़ करीब 4,45,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। दीवारें, इसमें 8 अलग अलग मॉड्यूल हैं। हर 2 मॉड्यूल के बीच 3 मीटर ऊंची दीवार है जिस पर कांटेदार तार लगे हैं। मुख्य परकोटा, पूरी जेल 9 मीटर करीब 30 फीट ऊंची प्रबलित कंक्रीट की दीवार से घिरी हुई है जिसे कार बम से भी नहीं उड़ाया जा सकता। इलेक्ट्रिक बाड़, 9 मीटर की इस दीवार के ऊपर 3 मीटर का बिजली का घेरा है। इसे छूते ही मौत। निगरानी, 19 गार्ड टावर हैं जहां से 24 घंटे 7 दिन निगरानी होती है। सुरक्षा की चुप्पी, जेल की बाहरी परिधि में बजरी, नूरी पत्थर बिछी है ताकि भागने की कोशिश में पैरों की आहट से शोर हो। हर कैदी को पहले जंजीरों में बांधकर नंगे पांव अंदर लाया जाता है। सबसे पहले उसके सिर के सारे बाल मुंह डुबा दिए जाते हैं गैंग की पहचान मिटाने के लिए। फिर फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और पूरे शरीर का एक्सरे किया जाता है। सेल का डिजाइन, हर सेल में 90 से 100 कैदी ठूंसे जाते हैं। सेल के अंदर 4 मंजिला मेटल की बर्थ, कोई गद्दा नहीं, कोई कंबल नहीं। कैदियों को तौलिया या अपने कपड़े ही गिलाफ, तकिया के तौर पर इस्तेमाल करने होते हैं। रोशनी का अत्याचार, यहाँ 24 घंटे सफेद रोशनी, ट्यूबलाइट जलती रहती है। कैदियों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा दिन है और कौन सी रात। इस वजह से ज्यादातर कैदी अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन और हेलुसिनेशन, भ्रम का शिकार हो जाते हैं। कोई खिड़की नहीं, CECOT में एक भी खिड़की नहीं है। एक बार अंदर जाने के बाद कैदी कभी आसमान या सूरज नहीं देख सकते। 100 कैदियों के लिए सिर्फ एक शौचालय, टॉयलेट और एक सिंक है। नहाने के लिए सीमेंट की बनी एक नाली, गटर है जहां 2 से 3 प्लास्टिक के बर्तन रखे हैं। पानी, एक सेल में पीने के पानी के लिए एक बड़ा जार कंटेनर रखा जाता है। समय, कैदियों को 23 घंटे सेल में बंद रखा जाता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता है, बस ग्रुप वर्कआउट और बाइबल पढ़ने के लिए। दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना दिया जाता है। खाना शाकाहारी होता है, चावल, सब्जी और कुछ पतली रोटी। सेल के अंदर ही सबके सामने बैठकर खाना खाना पड़ता है। कोई कैफेटेरिया, भोजनालय नहीं है। अगर कोई कैदी झगड़ा करता है या नियम तोड़ता है तो उसे एकांत कक्ष, सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। यह कक्ष पूरी तरह कंक्रीट का बना होता है। अंदर सिर्फ एक टॉयलेट, एक सिंक और कंक्रीट की बनी एक बर्थ, चारपाई होती है। वहां कोई रोशनी नहीं होती, पूरा अंधेरा। कैदी हफ्तों तक इस काल कोठरी में रहता है जहां उसे पता नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। यह मानसिक यातना का सबसे बड़ा रूप है। CECOT की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर सजा है। परिवार से कोई संपर्क नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई परिवार से मुलाकात, फैमिली विजिट नहीं। यहां तक कि अगर कोई कैदी जेल में मर भी जाता है तो उसके परिवार को उसकी मौत की सूचना तक नहीं दी जाती। बाहर से कोई भी कैदी के बारे में पूछताछ नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश करता है तो उसे मना कर दिया जाता है या कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। इस जेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाहरी दखल पूरी तरह रोका जा सके। यहाँ मोबाइल फोन का सिग्नल गायब हो जाता है। कोई बाहरी व्यक्ति अगर जेल के 1 किलोमीटर के दायरे में भी आता है
तो उसका फोन सिग्नल खत्म हो जाता है ताकि कोई अवैध संचार निर्देश न हो सके। हालांकि कुछ कैदियों को उनके वकील से बात करने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए। इसके लिए जेल के अंदर एक विशेष कमरा बनाया गया है जहां वे कैमरे के सामने बैठकर अपने वकील से बात कर सकते हैं। यह भी पूरी तरह मॉनिटर किया जाता है। CECOT में कैदियों को 20 से 1000 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ, आपने सही पढ़ा, 1000 साल। हालांकि व्यावहारिक रूप से यह उम्र कैद लाइफ के बराबर है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे इसलिए रखा गया है ताकि भविष्य में कोई पैरोल या रिहाई की दलील न दे सके। अगर कोई कैदी 18 साल से कम उम्र का है और उसे गैंग से जुड़ा पाया गया है तो उसे 15 से 30 साल की सजा हो सकती है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन 40,000 कैदियों में से 1/3, करीब 33%, बिल्कुल निर्दोष हैं। यानी हजारों ऐसे लोग हैं जिनके शरीर पर शायद गैंग से मिलता जुलता टैटू था या वे गलत वक्त पर गलत जगह थे। उन्हें बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार को भी यह पता है, लेकिन क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग गरीब हैं, इसलिए वे अच्छे वकील नहीं खरीद पाते। उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के संसाधन नहीं हैं। एक देश जो शांति चाहता था, मानवाधिकार संगठन बुकेले की इस कार्रवाई को मानवाधिकारों का हनन बताते हैं। वे कहते हैं कि बिना ट्रायल के सालों जेल में रखना गैर कानूनी है, टैटू के आधार पर गिरफ्तार करना भेदभाव है और CECOT की परिस्थितियां अमानवीय हैं। लेकिन जब आप एल साल्वाडोर की सड़कों पर जाते हैं तो वहां की जनता बुकेले को हीरो की तरह देखती है। उनके लिए बुकेले ने वो कर दिखाया जो पिछली कई सरकारें नहीं कर पाईं, शांति। पहले जहां लोग शाम ढलने के बाद घर से निकलने से डरते थे, वहीं अब बच्चे पार्कों में खेलते हैं। पहले जहां हर दुकानदार को गैंगों को चंदा, रैकेट देना पड़ता था, वहीं अब वे बिना डर के कारोबार कर सकते हैं। एल साल्वाडोर, जो कभी दुनिया का हत्याओं का राजधानी था, अब लैटिन अमेरिका में सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। इन्हीं उपलब्धियों के दम पर नायब बुकेले का धारौले की लोकप्रियता 90% से ज्यादा है। उन्हें अपने फैसलों पर गर्व है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हाँ, हमने कुछ लोगों को गलती से जेल भेजा होगा, लेकिन यह जाने अनजाने में होने वाली छोटी गलती है जो पूरे देश को गैंगों के आतंक से बचाने के लिए है। CECOT को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बाहरी दुनिया पर निर्भर न हो। इसमें अपनी बिजली, पानी और सीवेज नाली व्यवस्था है। अगर बाहर से बिजली चली भी जाए तो यहाँ के पावर प्लांट 1 हफ्ते तक बिना रुके काम कर सकते हैं। 9 मीटर की दीवार, उस पर 3 मीटर का बिजली का घेरा, नीचे बजरी, चारों ओर 19 गार्ड टावर और हर जगह CCTV कैमरे। ये एक ऐसा किला है जहां से भागना असंभव है। जेल के अंदर कोई खिड़की, कोई छेद, कोई कमजोर दीवार नहीं। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए हाईटेक कैमरे लगे हैं जो सैकड़ों फीट दूर से भी किसी की हरकत को भांप सकते हैं। एल साल्वाडोर की यह कहानी केवल एक जेल या एक राष्ट्रपति की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समाज की कहानी है जिसने आत्मरक्षा के लिए एक कठोर रास्ता चुना। यह एक ऐसा समझौता है जहां लोगों ने अपनी आजादी और निजता का कुछ हिस्सा सुरक्षा के लिए गिरवी रख दिया। CECOT की खौफनाक दीवारों के पीछे 40,000 कैदी हैं। उनमें से कुछ कातिल हैं, कुछ ड्रग्स तस्कर हैं, लेकिन कुछ शायद बेगुनाह भी हैं। लेकिन बाहर खड़ी 6 मिलियन की आबादी रात को चैन से सोती है, क्योंकि वे जानते हैं कि मारा साल्वाट्रुचा और कैले 18 अब उनके बच्चों को स्कूल से अगवा नहीं करेंगे, उनकी दुकानों में आग नहीं लगाएंगे और उनकी बेटियों को परेशान नहीं करेंगे। क्या यह एक सफलता है या तानाशाही? इसका जवाब शायद उस मां के पास है जिसका बेटा पहले गैंग के डर से स्कूल नहीं जा पाता था, लेकिन आज वह निडर होकर पढ़ने जाता है। नायब बुकेले ने एक नया एल साल्वाडोर बनाया है, चाहे वह बहस का विषय हो, लेकिन उस देश के लोगों के लिए वह मसीहा हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सख्त उपाय ही किसी समस्या का आखिरी हल होते हैं, भले ही उनकी कीमत चुकानी पड़े।